हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके चेस क्लासेज में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम बात किए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में, वेदों पुराणों के बारे में हम इतिहास जानने के स्रोत जब वो चैप्टर पढ़ रहे थे तब उसके अंतर्गत वेदों पुराणों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज जानेंगे समाज कैसा था, प्रशासनिक इकाइयां क्या थी और इसकी जो शब्दावलियां हैं उनका क्या अर्थ है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब दोस्तों हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो हम सर्वप्रथम वैदिक काल को दो भागों में बांट लेते हैं। एक ऋग्वैदिक काल है हमारा, जिसको हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय काल के बीच को जानते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक हमारा उत्तर वैदिक काल है। अब दोस्तों, वैदिक सभ्यता कैसे बनाई गई? जो वैदिक सभ्यता बनाने वाले थे ये आर्य कहाँ से आए थे, इसके बारे में हम देखते हैं। आर्यों का मूल स्थान, इसके बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन सर्वप्रथम आर्य जो हमारे आके बसे हैं अफगानिस्तान, पंजाब और अफगानिस्तान के बीच आकर बसे। इनके आर्यों के मूल स्थान और इन्होंने जो सभ्यता बनाई वही हमारी वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इनके बारे में मैक्स मूलर एक इतिहासकार हुए जर्मनी के। इन्होंने बताया कि आर्य जो आए थे हमारे मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया, मध्य एशिया हमारा अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब वाले क्षेत्र मध्य एशिया जाने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने बताया कि आर्य जो आए थे तिब्बत से आए थे और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो स्थान बताया था, इन्होंने कहा आर्कटिक क्षेत्र से, आर्कटिक ध्रुव से, पृथ्वी के सबसे उत्तरी पोलर आर्कटिक ध्रुव से आए थे। ये तो आर्यों का परिचय रहा। अब इनका व्यवसाय क्या था देख लेते हैं। व्यवसाय और सभ्यता कैसी थी, खोज क्या की इन्होंने, देख लेते हैं तीनों। व्यवसाय इनका था पशुपालन, और कृषि आर्यों का व्यवसाय था। इनकी सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। इन्होंने जो खोज की थी लोहे की खोज, हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है, वहां लोहे का कोई खोज, लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जबकि तांबे का प्रमाण मिलता है। तो आर्यों ने खोज की लोहा की। लोहे को इन्होंने श्याम अयस कहा, श्याम अयस। और जबकि तांबे को इन्होंने लोहित अयस कहा, तांबे को लोहित अयस कहा। उसके बाद इनका जो समाज था पितृ सत्तात्मक समाज था, जबकि हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था पितृ सत्तात्मक समाज। जबकि हमने हड़प्पा में पढ़ा था वहां मातृ सत्तात्मक समाज था, क्योंकि कई मातृ देवी की मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा इनका जो समाज था वंशानुगत था।
वंशानुगत समाज थे। इनके समाज में वर्दा प्रथा व बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये सब इन वैदिक समाज की विशेषताएं हैं, नोट करते चलेंगे। इसके बाद जो इनकी प्रशासनिक इकाइयां थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ शब्दावलियां और मिलती हैं। जैसे महिलाओं को या स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। लोग जानते हैं कि गार्गी अपाला ये सब विदुषी महिलाएं वैदिक काल में ही थी, जिन्होंने कई ऋषियों से शास्त्रार्थ करके उन्हें हराया भी था। तो स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति थी। इसके अलावा जो राजाओं की सलाहकारी समितियां, सभा और समिति हुआ करती थी, वहां भी स्त्रियां दोनों में भाग ले लेती थी। इसके अलावा अमाजू एक शब्द मिलता है। अमाजू उन महिलाओं को, उन स्त्रियों को कहा जाता था जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। उन्हें अमाजू कहा जाता था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमाजू किसे कहा जाता था। अब आर्यों का यानी वैदिक सभ्यता में जो इनका सबसे प्रिय पशु था वो घोड़ा था। सबसे प्रिय पशु घोड़ा था और सबसे प्रिय देवता इनके इंद्र थे। इंद्र का नाम पुरंदर भी मिलता है, जो वर्षा के देवता हैं। दोस्तों, गाय के लिए तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में युद्ध हुआ करते थे और गाय ही धन माना जाता था इनका। तो गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया था। गाय को अघन्या की श्रेणी में, मतलब वध न करने की श्रेणी में। और इसके लिए गोविष्ट यानी गाय के लिए शब्द मिलता है। गाय के लिए युद्ध हुआ करता था, तो गोविष्ट युद्ध गाय के लिए हुआ करता था। इसमें जो राजा रहते थे स्वयं युद्ध का नेतृत्व करते थे। ये गाय के लिए गोविष्ट शब्द का उल्लेख मिलता है। गाय के लिए युद्ध। यद्यपि इनका सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, लेकिन गाय पूजनीय थी। इसके बाद देखते हैं इनकी प्रशासनिक इकाइयां क्या थी।